केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड दैट इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मैक्सिमम जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर कलर्ड। अगर आपको शुरू के लेक्चर याद हो, उसमें हमने कोबाल्ट क्लोराइड के कंपाउंड्स बताए थे वार्नर्स थ्योरी के लिए, है ना, और उनको हम कलर के बेस पे भी डिफरेंशिएट करते थे। कलर्ड हैं वार्नर थ्योरी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी COCl3 6H2O, एक एक लाइगेंड के डिफरेंस के साथ उनके कलर में भी चेंज आ रही है। तो वहां से एक आइडिया तो मिलता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर है उसका नंबर ऑफ लाइगेंड्स के साथ भी एक रिलेशन है। लेटर ऑन हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, आपने कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखा है जो कलर्ड है? यस, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इट इज ग्रीन पिगमेंट। किसमें होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट रहता है। एंड क्लोरोफिल कंटेन्स magnesium metal in 2 positive oxidation state. Another coordination complex which resides in your body, that is hemoglobin Hb, and it is coordination complex of iron. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस तो आपने देखे हैं। अच्छा, ये मेरे पास आप अगर देख पा रहे हो टोपाज, जिसको पुखराज बोलते हैं, ठीक, ये भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक डेरिवेटिव आप कह लीजिए। दिस इज कॉल्ड जेमस्टोन, राइट। वन अनदर आई एम हैविंग हियर, दिस इज रूबी। बिल्कुल डार्क रेड कलर में होता है, मैरूनिश कलर में होता है, ठीक है। मोस्टली कॉपर की मेटल के साथ इसको पहनने को बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो जेमस्टोन। अब ये जो जेमस्टोन्स है ना, दीज आर ऑल्सो अ क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। रूबी है, देन टोपाज है, ब्लू सफायर है, ये सारे के सारे कोरेंडम इट्स अ मिनरल विच हैज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसके लैटिस के अंदर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय certain metals in their 3 positive state. There may be chromium, there may be iron. और इनकी प्रेजेंस की वजह से उस क्रिस्टल के अंदर जब क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, इट विल लीड टू DD ट्रांजिशन। ठीक है, मैं इसको कोरेंडम का आपको थोड़ा सा बताती हूं कौन कौन से हमारे पास हैं। आपको मैंने बताया कोरेंडम इट इज अ मिनरल, और इस मिनरल का फॉर्मूला है Al2O3, और इसके अंदर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एट सम प्लेसेस इज रिप्लेस्ड बाय अ सर्टेन मेटल, सर्टेन ट्रांजिशन मेटल इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव। अगर इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो वो कौन से वाला स्टोन बन जाता है? दैट इज रूबी। और रूबी का कलर आपको पता है, इट इज ब्रिलियंट रेड, ठीक है। देन इफ देर इज प्रेजेंट Fe3 पॉजिटिव आयरन, इट इज इन 3 पॉजिटिव स्टेट। और जो मैंने अभी आपको दिखाया पुखराज, दैट इज टोपाज। और ये जैसे डल येलो टाइप में होता है, समटाइम्स ट्रांसपेरेंट भी होता है। जितना कम आयरन होगा उतना ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, और जितना ज्यादा आयरन होगा उतना ही उसमें येलोइश टोन आएगी। और समटाइम्स ऐसा बोलते हैं ना कि पुखराज 2 तरह का है, सफेद और पीला। बिल्कुल येलो नहीं होता है वो, उसमें हल्का सा येलोइश टिंज रहती है। देन देयर मे बी प्रेजेंट मैंगनीज, इट इज ऑल्सो इन 3 पॉजिटिव स्टेट, क्योंकि यहां पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में है, तो इसके क्रिस्टल से रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए मेटल वही जाएगी जो 3 पॉजिटिव स्टेट में होगी। एंड दिस इज एमेथिस्ट।
एमेथिस्ट स्टोन, जेमस्टोन एमेथिस्ट। और ये किस कलर में होता है? इट इज डीप पर्पल, डीप पर्पल कलर में होता है। ठीक है। देन इफ देर इज प्रेजेंट कोबाल्ट, it is also in 3 positive state, it is blue sapphire। ठीक है, और ब्लू सफायर है तो इट विल बी ब्लू इन कलर। ठीक, ओके। इसके अलावा एक और हमारे पास मिनरल रहता है, दैट इज बेराइल। तो सिर्फ इसमें बेरिलियम ऐड हो गया, एल्यूमिनियम तो रहेगा ही रहेगा, इट इज Be3, एल्यूमिनियम Si6O18, दिस इज बेराइल। और इसके अंदर भी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिशन मेटल इन 3 पॉजिटिव स्टेट। अगर बेराइल के अंदर क्रोमियम 3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देता है तो एमेराल्ड, राइट, एमेराल्ड। और आपको पता है एमेराल्ड किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। आपके घर में बहुत सारे लोगों ने पहना भी होगा। ठीक है, एमेराल्ड, इट इज इन ग्रीन कलर। देन अगर इसके अंदर आयरन, बेराइल के अंदर आयरन है तो इट विल बी एक्वामरीन। और एक्वामरीन एज द नेम इंडिकेट्स ये ब्लू कलर टाइप में होता है। ठीक है, पेल ब्लू, जैसे समंदर का रंग दिखाई देता है, पेल ब्लू से लेकर ब्लूइश ग्रीन कलर तक। ठीक है, इसके अलावा जितने भी गार्नेट्स होते हैं, है ना, मूंगा के होते हैं, तो जितने भी जेमस्टोन्स आप लोग देखते हो मार्केट के अंदर अलग अलग कलर के, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। अब उसमें होता क्या है, कोरेंडम के अंदर या बेराइल के अंदर, जहां पे भी ये मेटल प्रेजेंट है 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर, देयर विल टेक प्लेस डी ट्रांजिशन। उसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूं। उसके अंदर डी ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है, और एक बात, ये मैंने जितने भी कोरेंडम और बेराइल्स लिखे हैं ना, दीज कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, और जो नेचुरल होते हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और मार्केट के अंदर अगर आप अपनी मार्केट में कोई लोकल ज्वेलर की शॉप पे जाए ना और आप कहें कि मुझे ब्लू कलर में स्टोन चाहिए, ऐसे डेकोरेशन के लिए मुझे रिंग बनानी है, मुझे ब्लू कलर में स्टोन चाहिए, वो आपके आगे ढेर लगा देगा, दिखेगा बिल्कुल वो ओरिजिनल की तरह ही, लेकिन लेबोरेटरी मेड होगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे डायमंड्स हैं, जो नेचर में डायमंड एग्जिस्ट करता है, दे आर टू एक्सपेंसिव, डायमंड ज्वेलरी दैट इज टू एक्सपेंसिव। लेकिन आपने बोला मैम एग्जांपल ही देते रहते हैं, सी दिस रिंग, it looks like diamond. I repeat, it looks like diamond, but these are not diamonds. Right? These are not diamonds. जरकन बोलते हैं इनको, या सिंपल नग हम बोलते हैं। Shine like a crystal. They shine like diamond, but these are not diamond. These are laboratory made. ठीक है? तो ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने लिखे ना, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। अब ये तो मैं बात कर रही थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपने कलर्ड देखे हैं, क्योंकि मुझे इनके कलर के बारे में बात करनी है, दैट दे आर कलर्ड। ओके, अब देखो, किसी भी चीज का कलर्ड दिखाई देना, उसके पीछे सबसे सिंपल केमिस्ट्री रहती है। ठीक है, अब ये आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगी आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा। ठीक, यहां आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये क्रीम है, देन पिंक है, देन मैरून है, इन कलर्स को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। लेकिन
लाइट की एब्सेंस में देयर विल बी नो कलर। दिन के टाइम आपको स्काई ब्लू दिखता है, रात को कैसा दिखता है? नथिंग, सिर्फ स्टार्स शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप स्पेस में ऊपर चले जाते हो, क्या दिखेगा? वहां डार्कनेस ही दिखाई देती है। यहां पे कलर इसलिए है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सनलाइट रहती है, सनलाइट की वजह से ही तो कलर दिखाई देता है। तो कोई भी चीज, कोई भी, अभी मैं डी ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी कलर दिखाने के पीछे प्रोसीजर क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, सबसे स्टेबल स्टेट, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी मिलती है, लाइट टकराई इसके ऊपर, क्या करता है ये? यस, जंप कर जाता है। तो ये जंप करके पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक। लेकिन पहले कोई पैसे नहीं थे, फिर पापा ने बिना कहे पैसे दे दिए, बच्चे तो एक्साइटेड हो गए। अब क्या करें? चलो भाई रेस्टोरेंट चलते हैं, पार्टी करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे, वहां पहुंचे और जितने पैसे लेके गए थे सारे के सारे वो खर्च कर दिए। इतने मिले थे इतने ही खर्च कर दिए। क्या करेंगे फिर? वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन यही करता है, जब तक वो अपने घर में है, बिना एनर्जी लिए वो किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगा, और वो एनर्जी इस गैप के साथ मैच करनी चाहिए। इसको एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जंप करके पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, फिर वो वापस पहुंचा तो उसने उतनी ही एनर्जी एमिट करी। इस एमिटेड एनर्जी की वेवलेंथ फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के विजिबल रीजन में ये E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन इस लाइट की कोई ना कोई वेवलेंथ भी तो होगी, तो इसकी वेवलेंथ फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा, और हमें ये जो एमिटेड लाइट है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू कलर, ठीक है। एंड वी ऑब्जर्व कलर which is complementary to absorbed light। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी और जो हमें दिखाई देगी वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। अगर वो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो हमें वो चीज ग्रीन दिखाई देगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई रेड कलर का कपड़ा देखते हैं, शर्ट देखते हैं, दुपट्टा देखते हैं, एनीथिंग विच इज डाइड इन रेड कलर, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त इस डाई के ऊपर ये जो कोई भी कंपाउंड लगा है वो ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है और रेड कलर को एमिट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एब्सॉर्ब किया और जो एमिट किया। क्लियर? इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करने वाली हूं। तो ये तो जर्नल हो गया, कलर क्यों दिखाई देता है। कभी भी क्वेश्चन आता है कलर दिखाई देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा, वापस आएगा, जितनी एनर्जी लेकर गया उतनी ही वो एमिट करेगा। एमिटेड एनर्जी की वेवलेंथ जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करेगी, तो जैसे ही हमारी आंखों से टकराई हमें उसका कलर दिखाई दिया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुआ? ओके, अब चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो भी हमारे पास मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा उसके पास n-1 d ऑर्बिटल्स तो होंगी ही होंगी। तो ये रही d ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैंने इसकी जो पहले हम करते थे ना लोअर स्टेट फिर हायर स्टेट, मैं वहां तक नहीं जाऊंगी। चलिए मैं इसको और भी सिंपल कर देती हूं, मैं सिर्फ स्प्लिटिंग दिखा रही हूं। टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेने लगी हूं। ये रहे इसके हायर एनर्जी का सेट, ये रहा इसका लोअर एनर्जी का सेट। लोअर वाले को बोलते हैं T2G, हायर वाले को बोलते हैं EG।
और इनका जो गैप है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज द नॉर्मल, जो उसकी जीरो एनर्जी स्टेट है, नॉर्मल एनर्जी स्टेट, ये हायर चला गया और ये लोअर चला गया। ओके, तो जब तक इन पांचों ऑर्बिटल्स में से, अब दो सेट बन गए ना, D1 से लेके D9, any unpaired electron, this is the basic condition, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो यहां पे ट्रांजिशन दिखाएगा। अब ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, these are splitted in two sets, दो एनर्जी सेट, dxy, dyz, dzx. This is dx square minus y square and dz square. अब देखिए, चलो मैं D1 का एग्जांपल लेती हूं। लेट मी हैव D1। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहीं पे आएगा। जैसे ही इसने सर्टन वेवलेंथ फ्रॉम लाइट एब्जॉर्ब की, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। फिर इट जंप्स बैक अगेन, और जितनी एनर्जी लेकर, एनर्जी और इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी है, जितनी एनर्जी इसने ली थी वही एनर्जी इसने एमिट की, ये एब्जॉर्ब की और ये एमिट की। दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इट falls in visible region of spectra and complementary color of absorbed light is observed. अब d ऑर्बिटल्स थी अपने लेवल पे, पांचों डी जनरेट थी, राइट। दो सेट में टूट गई, कब? जब लाइगेंड अप्रोच किए। स्प्लिटिंग तभी होती है। अब ये स्प्लिट होकर दो सेट बन गए, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लोअर सेट से हायर सेट में, डी लोअर से डी हायर। दिस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हुई कहां से कहां? एक डी से दूसरे डी में। जब तक डी जनरेट है, नो ट्रांजिशन। इकट्ठे थे ना यहां पे कुछ भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, यहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लाइगेंड्स अप्रोच किए, ये दो सेट में टूट गई। अब डी से डी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में गया, वापस आया, एनर्जी एमिट की, और वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका वेवलेंथ दैट फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा, और हमें उसका कलर नजर आएगा। कलर कौन सा नजर आएगा? जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालते हैं मैं वो भी बताती हूं। ठीक बच्चे, ओके। अब देखिए, वेवलेंथ स्ट्राइक हुई यहां से यहां जाने के लिए। इसका मतलब ये जो स्प्लिटिंग है ये डेल्टा ओ पे डिपेंड करती है। अगर ये गैप ज्यादा है तो हमें ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ चाहिए होगी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए। क्लियर? डेल्टा ओ ज्यादा तो जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा वो भी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं सोचना कि जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं सभी के लिए एक ही टाइप की लाइट जो है वो उनको एक्साइट करवाई जा रही है या हर कोई लाइट उनको एक्साइट करवा देगी। इट विल नॉट, क्योंकि ये एक्साइटेशन किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? पहली चीज डेल्टा, ओके। नंबर 2 लाइगेंड्स। ठीक है, अब डीडी ट्रांजिशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूं। देखिए, color of coordination complexes are different for
डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। पहला क्वेश्चन, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का कलर डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि उनकी डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट होती है। सभी की सेम कैसे हो सकती है? ठीक है ना, दिस इज बिकॉज दे हैव, पहली बात, डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, अब डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लाइगेंड्स। लाइगेंड कौन सा प्रेजेंट है उस पर भी तो डिपेंड करेगी ना, लाइगेंड कौन सा प्रेजेंट है। जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा इट विल कॉज मोर स्प्लिटिंग। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कॉजेज लार्ज स्प्लिटिंग, मतलब डेल्टा ओ लार्ज। Strong ligand causes large splitting, that is delta O large. ये चीज ज्यादा हो जाएगी तो फिर हमें ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ चाहिए, ज्यादा एनर्जी वाली लाइट चाहिए। Therefore, radiation with high energy is required. ठीक, ओके। अब E जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट मी राइट, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी और लैम्डा दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। दैट इज रेडिएशन विद लो लैम्डा इज रिक्वायर्ड। इस बात को ध्यान से समझना। नेचर ऑफ लाइगेंड का मतलब, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इट विल कॉज लार्ज स्प्लिटिंग। लार्ज स्प्लिटिंग करवाई, इट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए हाई एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए, लेकिन एनर्जी तो इनवर्सली रिलेटेड है लैम्डा के साथ। इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? स्मॉल। ठीक है ना, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? स्मॉल। और एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ किसकी होती है? ज्यादा एनर्जी किस में होती है? रेड फ्लेम में या ब्लू फ्लेम में? ब्लू फ्लेम के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है और ब्लू कलर का लैम्डा कम होता है, रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होता है। आप लिखते हो ना विवग्योर, मैं अभी कलर व्हील बनाऊंगी तब मैं इसके बारे में बात करती हूं। ठीक है, अब ये नेचर की एक बात हो गई। अब ये था ए पार्ट। अब देखिए weak ligand causes lesser splitting. It causes lesser splitting, मतलब delta O is small. Therefore, radiation with less energy or high lambda is required. Got my point? रेडिएशन कम एनर्जी लेकिन ज्यादा लैम्डा। लेकिन यहां पे अब इधर क्या था? स्मॉल लैम्डा, इधर क्या चाहिए? लार्जर लैम्डा, हाई वेवलेंथ वाली, लेस एनर्जी और लार्ज वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड। समझ आ गई बात? ओके। अब एक बहुत ही स्पेशल बात लाइगेंड्स के बारे में, मैं इसको हटा रही हूं, जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले लो। बहुत ही जरूरी बात, अगर लाइगेंड हो ही ना तो क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर दिखाएंगे? देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस शो कलर ओनली विद लाइगेंड्स। सिर्फ लाइगेंड्स के साथ ही कलर दिखाते हैं। यहां पे हमारे पास मेटल है कोई भी, लेट इट बी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इधर से लाइगेंड्स आए,
लाइगेंड्स आएंगे तभी ये वाली जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये दो में स्प्लिट होंगी। अगर लाइगेंड नहीं आएंगे, सोचिए लाइगेंड नहीं आएंगे तो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स दे विल नॉट फील रिपल्शन। समझे मेरी बात? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर लाइगेंड्स ही नहीं है देयर विल बी नो डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। ठीक है ना? ओनली विद लाइगेंड्स। इन एब्सेंस ऑफ लाइगेंड्स देयर विल बी नो crystal field splitting. No crystal field splitting. Therefore, there will be no DD transition. समझ आई बात? ना तो DD ट्रांजिशन होगी और ना ही उनके अंदर कोई कलर आएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास है निकल, निकल के साथ हेक्सॉन, इट इज ऑफ ग्रीन कलर। ओके, मैंने क्या किया, निकल को हटा दिया और ये बन गए 6H2O बाहर। ये ग्रीन है बट इसका कलर नहीं है। निकल 2 पॉजिटिव का कोई कलर नहीं है। यहां पे निकल कलर शो कर रहा है क्योंकि लाइगेंड्स लगे हैं और निकल की जो डी ऑर्बिटल्स हैं दे हैव स्प्लिट अप। यहां पे स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लाइगेंड ही नहीं है। समझे बात? तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। जितना ज्यादा गैप बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम ना कुछ कलर व्हील बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कैसे पता करेंगे। दिस इज कलर व्हील और इसकी हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर का पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, आपके पास है विवग्योर, दिस इज व्हाइट लाइट। इधर से इधर को जाते हुए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वेवलेंथ इंक्रीज करती है एंड एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में। अब क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो ये इसमें जो 7 कलर्स हैं हम 7 को नहीं ले सकते, हमें 6 चाहिए। तो वॉयलेट एंड इंडिगो दे आर रिटन टुगेदर, ऑलमोस्ट सेम कलर्स हैं। देन VIBGYOR, this is red, orange, yellow, green, blue and violet, indigo. Done? Okay. अब क्वेश्चन किस तरीके से आया, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना, बस विवग्योर ऐसे लिख लिया, रेड कलर, रेड के ऑपोजिट ग्रीन, ग्रीन के ऑपोजिट रेड। मींस मैं एक टेबल सा बनाती हूं। ठीक है, ये रहा वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड या एब्जॉर्ब्ड कलर, ठीक, और ट्रांसमिटेड या मैं लिखूं ऑब्जर्व्ड, ट्रांसमिटेड और ऑब्जर्व्ड कलर। ठीक है, देखिए अगर एब्जॉर्ब किया वॉयलेट और इंडिगो तो वॉयलेट का उल्टा कौन है? येलो। ठीक, ये देखो ऐसे करके ऐसे बनाया है, ये इसके ऑपोजिट, तो ऑब्जर्व कौन सा होगा? येलो। ओके, उसके बाद ब्लू, ब्लू एब्जॉर्ब किया, ऑब्जर्व कौन सा होगा? ऑरेंज। नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो दिखाई कौन सा देगा? रेड। येलो एब्जॉर्ब किया, दिखाई कौन सा देगा? वॉयलेट। वॉयलेट, इंडिगो दोनों साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, देन और येलो के बाद ऑरेंज,
ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो दिखाई कौन सा देगा? ब्लू। डन। रेड एब्जॉर्ब किया तो दिखाई कौन सा देगा? ग्रीन। अब आप समझ गए? क्वेश्चन, aqueous copper sulfate is observed blue due to the absorption of which light? Option A, B, C, D. It appears blue due to absorption of कौन सी लाइट? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। क्या ऑप्शन होगी? इट अपीयर्स ब्लू, ब्लू दिखाई देता है, तो एब्जॉर्ब कौन सी की होगी? ऑरेंज। तो आंसर विल बी ऑरेंज। है ना सिंपल, बहुत ही आसान। देखो आपको इस चीज को रट्टा मारने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सर्कल बनाइए, VIBGYOR। ओके, बस ऑपोजिट देख लीजिए। क्लियर? ओके, अब देखो ऑरेंज कलर का, अब वॉयलेट से रेड की तरफ हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। 400 से स्टार्ट किया, ऐसे घूम के हम पहुंचे हैं तो 800 पे आके इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक, दिस इज कलर व्हील, कि हमें कौन सा कलर और क्यों दिखाई देता है। क्लियर? हटा दो इसको, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ओके, वेल, अब हमारे पास 2-3 चीजें मिक्स हो गई हैं। कलर किस किस चीज से रिलेटेड है? लाइट कौन सी एब्जॉर्ब की, ट्रांसमिटेड, उसी पे डिपेंड कर रही है। और लाइट के साथ क्या रिलेटेड है? वेवलेंथ। और क्या रिलेटेड है? एनर्जी। ओके, अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। ओके, तो दिस इज कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ लगे हैं 6 एक्वा, ठीक, और लगे हैं अमोनिया, और लगे हैं साइनाइड। ठीक, अब आपको पता है इनमें से इनका जो ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, दैट इज एक्वा, एक्वा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइनाइड। ठीक, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब यह हुआ इनमें से सबसे ज्यादा डेल्टा ओ किसका होगा? डेल्टा ओ सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करवाएगा? डेफिनेटली साइनाइड। तो इसका डेल्टा ओ होगा स्मॉल, इसका होगा इंटरमीडिएट, ज्यादा नहीं होगा, इट विल बी इंटरमीडिएट, एंड इट विल बी लार्ज। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी होगी स्मॉल, क्योंकि स्प्लिटिंग कम करवाएगा ना, डेल्टा ओ कम है, डेल्टा ओ का मतलब उनके बीच का गैप, इसकी स्मॉल होगी, इसकी सेम इंटरमीडिएट, और इसकी क्या होगी? लार्ज। मैं ऐसे डाल देती हूं। ठीक, ओके, अब कौन सी वेवलेंथ, इसकी स्प्लिटिंग क्योंकि स्मॉल है तो वेवलेंथ कौन सी होनी चाहिए? स्मॉल स्प्लिटिंग मींस कम एनर्जी वाली वेवलेंथ ये यूज करेगा, है ना। वेवलेंथ, सॉरी, कम एनर्जी वाली वेवलेंथ चाहिए इसको एक्साइटेशन के लिए, तो लैम्डा क्या होना चाहिए? क्वाइट ऑब्वियस, ज्यादा होगा ना, क्योंकि एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर एनर्जी लो चाहिए तो लैम्डा क्या होना चाहिए? लार्ज, और वो रेड वाली साइड का होगा। ठीक है, तो इस केस के लिए क्योंकि वाटर जो है इट इज वीकर लाइगेंड, ठीक है, मैं इसको लाइगेंड को भी हम लिख लेते हैं, लाइगेंड, दिस इज वीक। ठीक है, ये वाला लाइगेंड जो है इट इज लिटिल बिट वीकर, और जो उसके नेक्स्ट आएगा इट इज स्ट्रॉन्गर,
दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है लाइगेंड। ओके, तो अब देखो इसके लिए एनर्जी कौन सी चाहिए, लो, इसके लिए चाहिए हाई और इसके लिए चाहिए हाईएस्ट। एनर्जी लो, इसकी एनर्जी लो, सॉरी, लैम्डा शुड बी लार्ज, उल्टा होगा, एनर्जी लो तो लैम्डा लार्ज, ये चाहिए इंटरमीडिएट, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो लैम्डा शुड बी स्मॉल। अब स्मॉल लैम्डा का मतलब ब्लू लाइट, वॉयलेट लाइट, ब्लू लाइट, ठीक है। लार्ज लैम्डा का मतलब कम एनर्जी, मींस रेड वाली लाइट रहेगी, रेड वाली रेडिएशन रहेगी। ओके, तो इसका जो कलर है, इस वाले कंपाउंड का जो कलर है, जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहां तक मैं इसको हटाने लगी क्योंकि मुझे यहां कलर की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब यहां पे कलर ऑब्जर्व्ड, हमें क्या कलर दिखाई देता है इसका, जब वाटर इसके साथ प्रेजेंट है तो इट अपीयर्स ब्लू, जब अमोनिया इसके साथ प्रेजेंट है इट अपीयर्स येलो ऑरेंज, और जब साइनाइड है इट अपीयर्स येलो। अब कलर एब्जॉर्ब्ड, ये ऑब्जर्व्ड, अब एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब कौन सा हुआ, एब्जॉर्ब्ड, ब्लू दिखाई दिया, ब्लू दिखाई दिया तो एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा, क्वाइट ऑब्वियस, ऑरेंज। येलो ऑरेंज दिखाई दिया, येलो ऑरेंज मिक्स है ना दोनों, मींस इस रेंज में आया, येलो से ऑरेंज की तरफ शिफ्ट किया तो ये वाला पोर्शन है येलो ऑरेंज, और इसके उल्टा कौन सा दिखाई दे रहा है, वॉयलेट इंडिगो और ब्लू के बीच का, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगी ब्लू, और अगर येलो दिखाई दे रहा है, ठीक, येलो दिखाई दे रहा है तो येलो के ऑपोजिट कौन है, वॉयलेट। तो इस तरीके से आप इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये है वीक, वीक लाइगेंड, इसकी डेल्टा ओ है लो, इसकी डेल्टा ओ है इंटरमीडिएट, और इसकी डेल्टा ओ है हाईएस्ट, ठीक है। अब देखना जरा, ये रही इसकी डेल्टा ओ, डेल्टा ओ व्हेन वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। व्हेन अमोनिया इज प्रेजेंट इट विल बी, and when cyanide is present this will be the difference। है सभी में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब अगर मैं देखूं कोबाल्ट 27 it will be 3d7 4s2 and when cobalt is 3 positive it will be 3d6। तो 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर है और 4 इलेक्ट्रॉन इनमें जो है वो सिंगली फिल है। अब देखो ये गैप बढ़ता जा रहा है, इस केस में डेल्टा ओ इतनी है, जब अमोनिया लग गया तो डेल्टा ओ बढ़ गया, और जब साइनाइड लगा है डेल्टा ओ उससे भी ज्यादा हो गया। अब यहां पे डेल्टा ओ कम है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी का मतलब वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ठीक है। इट रिक्वायर्स लो एनर्जी एंड हाई वेवलेंथ, और हाई वेवलेंथ इस रेंज में है, तभी ये दिखाई देता है ब्लू, ठीक, दिखाई देता है ब्लू, और ब्लू के ऑपोजिट है ऑरेंज, मींस रेंज किसके बीच में आएगी, 600 to 650, समझ रहे हो बात, ये रेंज आएगी ऑरेंज रेड के आसपास, ब्लू के ऑपोजिट ऑरेंज। नेक्स्ट इट अपीयर्स येलो ऑरेंज, इट अपीयर्स येलो ऑरेंज, ये वाला पोर्शन येलो ऑरेंज, ठीक।
इसका मतलब इसने कौन सी फ्लेम एब्जॉर्ब की? ब्लू। और आपको पता है ब्लू के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहां पे एब्जॉर्ब हुई ब्लू, ब्लू की एनर्जी हाई और लैम्डा लेस, वेवलेंथ स्मॉल। तो ब्लू के इट अपियर्स ब्लू, इसका मतलब एब्जॉर्ब हुआ हमारे पास, सॉरी, इट अपियर्स येलो ऑरेंज एंड इट हैज एब्जॉर्ब्ड ब्लू कलर। और ब्लू कलर की रेंज ही देखो, यहां पे ऑरेंज येलो है ना, तो ये रेंज यहां से यहां तक आएगी। तो यहां 4 से 430 है, मैं स्टार्ट करूंगी 410 से लेकर 440 तक। 410 से 440 के बीच में वेवलेंथ होनी चाहिए, समझ आ रही है। उसके बाद साइनाइड, इट अपियर्स येलो, येलो दिखाई देता है, इट मींस सबसे ज्यादा यहां पे होनी चाहिए एनर्जी हाईएस्ट और लैम्डा लोएस्ट, ठीक है। तो रेंज कौन सी रही यहां पे? 400 टू 430। गेटिंग माय पॉइंट? सेम सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन लाइगेंड्स अलग लगने की वजह से डेल्टा ओ अलग हो गया, देयरफॉर डी ट्रांजिशन का एनर्जी गैप अलग हो गया। अब हमें अलग अलग एनर्जी की वेवलेंथ चाहिए इनकी एक्साइटेशन के लिए, इसीलिए इनके कलर क्या हो जाते हैं? अलग अलग। मैंने शुरू में बताया था अलग अलग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर तो अलग होते ही हैं, लेकिन सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर अलग अलग लाइगेंड्स लग जाते हैं तब भी कलर अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर लाइगेंड की स्ट्रेंथ एक दूसरे से अलग है। उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे उनकी स्प्लिटिंग भी तो अलग अलग होगी ना। स्प्लिटिंग अलग से होगी, इट मींस अलग एनर्जी की वेवलेंथ वहां पे लगानी पड़ेगी। समझ आई बात? इस तरीके से जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर कलर ऑब्जर्व किया जाता है। और कलर के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड की प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाइगेंड नहीं होगा देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन। लाइगेंड के आने पर ही जो डीजेनरेसी है वो टूटती है, तभी स्प्लिटिंग होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड्स। जरूरी नहीं मैं हर चीज बोर्ड पे लिखती हूं आपको वही नोट करनी होती है, जो सुनते हो 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से उसको भी नोट कर लिया करें, ठीक है। तो लाइगेंड का प्रेजेंस जरूरी है, लाइगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। सो इस तरीके से आपके सराउंडिंग में और जितनी भी तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपने पढ़े हैं लेक्चर में, कुछ आपने उनकी इमेजेस भी देखी होंगी, तो दे शो कलर ड्यू टू यस डी ट्रांजिशन, राइट। एंड इट इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक। आप देखो F नेगेटिव, इनको मैंने लिखा ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइगेंड्स में है, कि जो ऑर्डर है लाइगेंड्स का, फ्लोराइड से ज्यादा स्ट्रांग रहता है वाटर, वाटर से स्ट्रांग होता है अमोनिया, अमोनिया से स्ट्रांग होता है साइनाइड। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब इसके साथ ग्रीन कलर आया, दिस इज द स्प्लिटिंग। This is the splitting for green color, ठीक है। कलर ग्रीन दिखाई दिया, ग्रीन दिखाई दिया तो एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा? रेड, रेड एब्जॉर्ब। यहां मैं लिखूंगी एब्जॉर्ब्ड, इकट्ठे, एब्जॉर्ब्ड कलर। एंड दिस इज ट्रांसमिटेड, जो आपको दिखाई दिया, कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रांसमिटेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। कलर ऑब्जर्व्ड, मैं यहां लिख देती हूं ऑब्जर्व्ड कलर, ग्रीन। तो एब्जॉर्ब्ड कलर कौन सा हुआ? रेड। और आपको पता है रेड की वेवलेंथ लार्ज, लेकिन एनर्जी क्या है? लो। आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। रेड कलर की एनर्जी सबसे कम
वॉयलेट ब्लू कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा। आपने घर में एलपीजी का सिलेंडर जलता हुआ देखा है आप गैस स्टोव के ऊपर, कौन सी फायर देखी है सबने, किस फायर में ज्यादा हीट रहती है? ब्लू फ्लेम के अंदर। ब्लू फ्लेम इज हॉटेस्ट, और जितनी भी रेडिश कलर की फ्लेम होगी उसके अंदर ज्यादा हीट नहीं होती। क्लियर होगी? एनर्जी ज्यादा किसमें होगी? ब्लू कलर के अंदर, ब्लू वॉयलेट के अंदर। तो इसका मतलब इसकी स्प्लिटिंग इतनी हो गई। ठीक, किस रेंज में आई वो? 650 से लेके 800 के रेंज के बीच। ओके, अब ये वेवलेंथ थी। अब आया वॉयलेट, वॉयलेट कलर नजर आया, ये रहा वॉयलेट। तो वॉयलेट के सामने कौन है? येलो। येलो की वेवलेंथ कम, तो एनर्जी रेड से तो ज्यादा आई। क्लियर? इसकी वेवलेंथ जो रेड है, क्योंकि 650 से 800 के बीच में है ना, तो मैं इसको 700 ले रही हूं। वॉयलेट, वॉयलेट के उल्टा येलो, येलो की रेंज है 560 टू 600, तो मैंने इसको ले लिया, लेट इट बी 580। ठीक है, इसकी वेवलेंथ मैंने ले ली 580। अब एब्जॉर्ब उधर दिखाई दिया वॉयलेट, और एब्जॉर्ब कौन सा हुआ? येलो। तो यहां पे स्प्लिटिंग जो है थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि लाइगेंड स्ट्रांग हो गया ना, स्प्लिटिंग बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के अंदर 3 पॉजिटिव के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, यहां सभी में क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, तो ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव, 3d3, सभी में 3d3। ओके, अब नेक्स्ट येलो कलर दिखाई दिया, येलो कलर दिखाई दिया, एब्जॉर्ब कौन सा हुआ? वॉयलेट। तो वॉयलेट की रेंज आप देख लो 400 टू 430, मैं इसको लिख लेती हूं 410, क्योंकि 30 की तरफ जाते हुए इंडिगो कलर है। ठीक, 410। ओके, अब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, ओके, आगे आ गया साइनाइड। साइनाइड भी क्या है? येलो। तो येलो का उल्टा क्या आएगा? अगेन ये वाला, लेकिन साइनाइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, तो इसको मैं 400 पे कर देती हूं। अगेन वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब होगा, और इसको मैं ले लेती हूँ 420 पे, और इसको हम कर देते हैं लेट इट बी 405। ठीक है, तो लेवल क्या हुआ? ये गैप और बढ़ गया अमोनिया में, और साइनाइड के अंदर और भी ज्यादा हो गया। साइनाइड के अंदर गैप और भी ज्यादा हो गया। यहां पे गैप इतना, यहां पे गैप इतना, आप देख लीजिए इधर गैप इतना, और सबसे ज्यादा गैप किस में आया? साइनाइड वाले कंपाउंड के अंदर। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो सब में सेम। तो नॉट ओनली वेवलेंथ जो स्ट्राइक हुई उस पर डिपेंड करता है, रादर कौन सा लाइगेंड लगा है वो भी तो इंपैक्ट डालता है डेल्टा ओ के ऊपर। तो डेल्टा ओ कम ज्यादा होगी, उससे भी कलर जो है वो चेंज हो सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म के अंदर एग्जाम में आ सकता है कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो क्रोमियम के हैं, बट दिस इज ग्रीन, दिस इज वॉयलेट इन कलर, व्हाई? ये वॉयलेट इसलिए है बिकॉज इट हैज एब्सॉर्ब्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वॉयलेट के ऑपोजिट येलो, एंड येलो की वेवलेंथ है ज्यादा, एनर्जी है कम, तो स्प्लिटिंग कम होगी। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से आपको विद रीजन क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो अब हम कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात हमने कर ली। अब जरा देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें हैं, एक है मेटल और दूसरे हैं लाइगेंड्स। ठीक, तो मेटल प्लस लाइगेंड ये बन जाता है मेटल, लेट इट बी एक्स, एक्स लाइगेंड्स लग गए, और मान लो इसके ऊपर चार्ज आ गया एन पॉजिटिव। ठीक है, कुछ भी, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जाएगा ऊपर, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, और लाइगेंड्स और
ठीक है, लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम वो इसके डाउन में। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कॉम्बिनेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आया है, जितनी ज्यादा K की वैल्यू होगी, K लार्जर मींस मोर स्टेबिलिटी। समझ आ रही बात? मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इस स्टेबिलिटी के लिए अब कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इंपैक्ट इसके ऊपर होगा, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहली चीज, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। व्हाट इज दैट? नेचर। नेचर के अंदर हम दो चीजें देखेंगे, एक तो हम देखेंगे चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो चार्ज, लार्जर इज द चार्ज, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के ऊपर चार्ज जितना भी ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब मेरे पास आयरन के दो कॉम्प्लेक्स हैं, FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव एंड FeCN6 नेट चार्ज 3 नेगेटिव। इसमें आयरन 2 पॉजिटिव, इसमें आयरन 3 पॉजिटिव। और अगर आप इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो इट विल बी 3 नेगेटिव का जो है, जो 2 पॉजिटिव जिसमें आयरन है, इट इज हैविंग 1.8 इंटू 10⁻⁶, और जिसमें 3 पॉजिटिव है, चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा है, इट इज 1.2 10⁻31। तो मैंने बोला ना, जिसकी लार्जर K की वैल्यू वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो कई बार क्वेश्चन आता है, आपको K की वैल्यूज दी गई होती हैं कि दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वेरियस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी। तो जिसकी K की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। समझ आ गई सबको? ओके। अब दूसरा हमारे पास है साइज, यहीं से बात कर लेते हैं। Fe2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, इसका साइज क्या होगा? स्मॉल। जितना छोटा साइज मेटल का न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा, तो उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड बनेगा लाइगेंड के साथ। ठीक है, स्मॉल साइज मींस मोर Z इफेक्टिव, देयरफॉर stronger will be metal ligand bond। क्लियर हो गई बात? तो इट वॉज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अच्छा, अगर हम कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस के साइज के हिसाब से देखें तो आप देखना, सारे के सारे बाईवेलेंट केटाइन ले लेते हैं, सर्टन बाईवेलेंट केटाइंस, राइट। और इसके अंदर हमारे पास मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और ये रहा इनका रेडियस। इनके रेडियाइज देखते हैं इन पिकोमीटर, इट इज 91, 83, कोबाल्ट इज 82, nickel 2 positive, it is 78, copper is 69, and zinc it is 64। and इधर को जाते हुए साइज डिक्रीज कर रहा है, and this is the order of stability of ions। तो stability increases। क्लियर? इस तरीके से केटाइन बाइवेलेंट ले लिए हमने, और उनके साइज के बेस पे मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि मैंने बताया ना, जितना छोटा साइज मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइगेंड्स के बारे में। अब देखो, लाइगेंड्स की नेचर का मतलब, लाइगेंड तो वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है, मींस लाइगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब
ल्यूइस बेसिस। तो ल्यूइस बेस की बेसिक नेचर, तो बेसिक स्ट्रेंथ हायर इज द बेसिक नेचर, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जैसे अमोनिया एंड वाटर दोनों के पास लोन पेयर है, बट अमोनिया इज अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अमोनिया के कंपाउंड्स जो हैं दे आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू वाटर, राइट। तो अमोनिया, कार्बोनिल, साइनाइड्स, these are strong Lewis bases, easily इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इनकी ल्यूइस बेस स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोराइड, आयोडाइड एक्सेट्रा, जो कि वीक लाइगेंड्स है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाते, दे आर वीक लाइगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स मींस उनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। दूसरी बात, साइज एंड चार्ज ऑफ एनाइन। ओके, अब देखो एनाइन, एक तो एनाइन का साइज वैसे बहुत बड़ा होता है। अब मैं हैलोजेंस को ले लेती हूं, F नेगेटिव, I नेगेटिव, दो एक्सट्रीम्स ले ली, इसका साइज स्मॉल, इसका साइज लार्ज, वैसे भी, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तब भी ये लार्ज रहेगा और ये स्मॉल रहेगा। जितना साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम एरिया में एक्यूमुलेटेड होगा, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी मोर है। लेकिन इसका साइज बड़ा है तो ये दूर दूर तक फैला हुआ होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी लेस है। तो अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तभी तो वो डोनेशन कर पाएगा ना। देयरफॉर स्मॉलर शुड बी द साइज, स्मॉल साइज ऑफ एनाइन एंड हाई चार्ज of anion. These are the two requirements for a ligand to behave as good complexing agent. So these are the factors which affect stability of a complex, right? ये पहले भी आप यही चीजें आप करके आए हैं। मेटल का साइज जितना छोटा होगा, मेटल और लाइगेंड की बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते। तो हमने देखा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। नाउ क्वेश्चन इज हेक्सा एक्वा कॉपर 1 क्लोराइड, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंक 2, पोटेशियम डाइसाइनो आर्जेंटेट 1, दिस इज जिंकेट 2। मतलब यहां पे कॉपर है 1 पॉजिटिव, जिंक है 2 पॉजिटिव और सिल्वर है 1 पॉजिटिव। इनके कंपाउंड्स कलरलेस हैं। क्यों? व्हाई दे आर कलरलेस? है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, क्यों? कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 3d10 4s1, कॉपर 1 पॉजिटिव 3d10, नो unpaired electron in d orbitals, therefore no dd transition is possible, therefore no color। ट्रांजिशन ही नहीं होगी तो कलर कहां से आएगा? जिंक एटॉमिक नंबर 30, जिंक 2 पॉजिटिव 3d10 4s2, 3d10 4s2 और जिंक 2 पॉजिटिव 3d10, सेम रीजन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, 4d10 5s1, जब ये बना सिल्वर पॉजिटिव इट विल बी ओनली 4d10, अगेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पूरे का पूरा कंपाउंड लिखा हो तो पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 0 -1 +1, -1 +1 +2,
-1 +1 +1, ठीक है। उसके बाद आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है। अब मेरे पास मान लीजिए एक कंपाउंड है, लेट इट बी टाइटेनियम हेक्सा क्लोराइड। इसका मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 4 पॉजिटिव। क्रॉस करके लिखते हैं ना, इसका 4 इधर, इसका 1 इधर, इसके ऊपर -1 यहां आ गया, 4 पॉजिटिव मींस ये 0, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 4 पॉजिटिव। ओके। स्कैंडियम टाइटेनियम इज एटॉमिक नंबर 22, इट विल बी 3d24s2। जब ये बना टाइटेनियम 4 पॉजिटिव 3d0। मैंने आपको शुरू में बताया था D1 to 9 होना चाहिए dd ट्रांजिशन के लिए, तो अगर वो D0 है या D10 है, देयर विल बी नो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। समझ आई बात? तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस कलर से रिलेटेड आते हैं, जिनमें कलर होगा, दे विल बी हैविंग मे बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। अच्छा, मैंने आपसे बात की थी ना कि लाइगेंड्स प्रेजेंट हो तो कलर दिखाई देता है। अच्छा, आप में बहुत सारे बच्चों को याद होगा, विंटर ब्रेक के दौरान हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना। उनको चाइना डिश में डाल के गर्म किया। एक्वस कॉपर सल्फेट, इट वाज ब्लू, और जब हमने उसको हीट किया और वो हो गया डिहाइड्रेटेड, दैट वाज व्हाइट। रिमेंबर, क्योंकि लाइगेंड्स हट गए तो उसका ब्लू कलर खत्म, ठीक है। तो लाइगेंड्स की वजह से ही dd ट्रांजिशन होती है, स्प्लिटिंग होती है, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज आपने सीखा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्यों आता है, दैट इज ड्यू टू dd ट्रांजिशन, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड्स, डेल्टा O, then wavelength of light, right, energy of light। तो nature of ligand is very very necessary। strong ligand है तब उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, डेल्टा O के ऊपर। एक्चुअली ये सारे ही इंटर रिलेटेड है, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर नहीं दिखाते हैं, तो किस वजह से, क्योंकि उनकी d ऑर्बिटल के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, सो दैट आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले, राइट। So stay tuned for the upcoming video. Till then, stay home, stay safe.